बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पैकेज है। टॉपिक नेम है रेडियो एक्टिविटी। बेटा 1896 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरल, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। ये फॉस्फोरेसेंस को बेटा स्टडी कर रहे थे, और जब इन्होंने अपने रूम में एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट रखी और एक यूरेनियम साल्ट रखा, और रात गुजर गई, और जब सुबह आकर देखा तो इन्होंने देखा कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो ब्लैकिश सा शेड सा दे रही है। ठीक है, ब्लैकन हो गई है फ़ोटोग्राफिक प्लेट। उसके ऊपर जो है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन हुआ है, जिस वजह से उस पर फोक्ड सा आपको ब्लैकिश सा ये जो इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये उनकी राइटिंग है, उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ साल बाद जब फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो ब्लैकन सा आपको बना हुआ नज़र आ रहा है शेप सी, ये एक्चुअली 3 तरह के रेडिएशन की वजह से हुआ, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, तो ऐसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, देखिए यूरेनियम का जो साल्ट था ना, यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 है। इसी तरह बाद में मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी जो है जी, हस्बैंड वाइफ 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलोनियम, रेडियम डिस्कवर किए, उनका चार्ज नंबर भी 82 था। तो इस तरह के एलिमेंट, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 हो, ये 3 तरह की रेडिएशंस बेटा क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो रेडिएशन है अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आर द हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम 24। ठीक है, अल्फ़ा जब इमिट होते हैं तो पेरेंट न्यूक्लियाई में क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, मास नंबर में 4 का डिक्रीज आता है, चार्ज नंबर में 2 का डिक्रीज आता है, वो पढ़ना है। बीटा डिके क्या है? बीटा आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, क्योंकि अब आपने एंटी पार्टिकल भी पढ़े हैं, वो हमने देखना है इस लेक्चर में। एंड फाइनली गैमा रेज आर द हाईली एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सारा का सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में समझना है जी, पढ़ना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, और ये ज़रा इन्फॉर्मेशन देख लें कि 1903 में जो है मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड हेनरी बैकरल ने जो है नोबेल प्राइज़ शेयर किया। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट इज़ मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बेटा मैंने डेफिनेशन मार्क की है। ठीक है, यहाँ से कर लें द न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूक्लियाई हुज एटॉमिक नंबर आर ग्रेटर देन 82 आर फाउंड नेचुरली अनस्टेबल। बेटा ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका चार्ज नंबर, ठीक है, चार्ज नंबर क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनमें 82 से ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, वो अनस्टेबल होते हैं। दीज न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली इमिट रेडिएशन, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेटा 3 तरह की रेडिएशंस इमिट करते हैं। और वो जो न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाई को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और वो जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सच न्यूक्लियाई आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड द एमिशन ऑफ रेडिएशन इज नॉन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो जिस तरह से बेटा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, इसी तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, जिसको आगे ही एक्सप्लेन किया गया है। देखें, these radiations are of 3 types: alpha particles, beta particles and gamma radiations. Unstable isotopes can also be produced artificially. देखिए, मैंने कहा ना कि artificially हम उन्हें लेबॉर्ट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस occurs, अभी जो ब्लू वाले मैंने मार्क किया ना, ये डेफिनेशन आ रही है किसकी जी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। When a stable element is bombardment with a high energy particle, अब आपके पास कोई स्टेबल एलिमेंट है और आप उसको ना पार्टिकल एक्सेलरेटर से उसके ऊपर बम्बार्टमेंट करते हैं, लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, गैमा रे। तो जब वो जाके स्ट्राइक करती हैं उस स्टेबल एलिमेंट से, तो वो उसको अनस्टेबल कर देती हैं, काजिंग इट टू बिकम अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। तो अब जो आइसोटोप्स बनते हैं ना आर्टिफिशियली, उसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मार्क कर लें। आज के लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, पूरा का पूरा लेक्चर भी पेपर में लॉन्ग में आ सकता है, तो तवज्जो से सुनना और समझना है। ठीक है, फिर अब आप देखें, हमने अब समझना है अल्फ़ा बीटा गैमा को। ये है क्या एक्चुअली, देखें, द अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशंस आर ट्रेवल्स डिफरेंटली व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर 12.4। अच्छा, अब देखें, पहले तो इस डायग्राम को देखें, फिगर 12.4, द 3 रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। बेटा ये ना हमारे पास एक लेड ब्लॉक है। ठीक है, लेड जो है ना ये एक तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव केस है लेड का। सही, इस लेड सोर्स के अंदर हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, लाइक यूरेनियम है, पोलोनियम है। सामने हमने सेटअप किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। जब बेटा इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकली, ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हुआ, तो ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो बीटा पार्टिकल थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, बट जो गैमा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट ट्रैवल कर गए, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये सामने फोटोग्राफिक प्लेट थी जिस पर इनके पैटर्न्स हमें नज़र आए। तो बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट इसलिए हुए बिकॉज बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन। ये मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव बीटा डिके की। ठीक है, अब पॉजिटिव बीटा डिके में पॉजिट्रॉन का भी वर्ड आएगा। पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो फिलहाल ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जो है वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। अच्छा, जो गैमा रेज थी वो स्ट्रेट ट्रैवल कर गई बिकॉज गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बेटा जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ये मैसिव होते हैं बीटा से, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल आता है हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो ये नेगेटिव की तरफ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, अट्रैक्ट हुए। सही, आप ये कह सकते हैं। तो हीलियम 24 जो है न्यूक्लियाई वो अल्फ़ा पार्टिकल है। सही, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है जी। इट इज सीन दैट अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही मैंने कहा जी, शोइंग दे हैव द पॉजिटिव चार्ज। द अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड एट हाई स्पीड। अल्फा पार्टिकल हाई स्पीड से इमिट हुए, टिपिकली अ फ्यू % ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, फ्यू % ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मतलब बहुत कम स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से। However, alpha particle can travel only several centimeters in the air due to large mass। मैंने कहा ना कि मैसिव है, ज़्यादा मैस है, तो ये एयर में इतना ज़्यादा सर्वाइवल नहीं कर सके, फ्यू सेंटीमीटर जो है जी ये गए, बिकॉज अल्फा पार्टिकल हैव हाई आयोनाइजेशन पावर एंड लेस पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, द बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब बीटा क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्लेक्ट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, शोइंग दैट दे आर नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ मोर देन द अल्फा पार्टिकल। वो कहता है कि जो डिफ्लेक्शन है बीटा पार्टिकल की वो ज़्यादा हुई अल्फा पार्टिकल से, बिकॉज बीटा पार्टिकल लेस मैसिव है अल्फा पार्टिकल से, प्रूविंग दैट दे आर लाइटर पार्टिकल देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स क्या था जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव विद द स्पीड अप टू 0.99995 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अप्रॉक्सीमेटली टू स्पीड ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्पीड कंपेयर की जाती है स्पीड ऑफ लाइट से ड्यू टू लाइटर पार्टिकल, लेस मैस होने की वजह से। द गैमा रेडिएशन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डिफ्लेक्शन। अब जो गैमा थी जी उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव का, शोइंग दे हैव नो चार्ज, तो गैमा पर कोई चार्ज नहीं है। द गैमा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ठीक है जी, जो गैमा रेडिएशन है वो फोटॉन से बेटा बनी है। फोटॉन क्या है, क्वांटा ऑफ लाइट। लाइट जो है वो बंडल्स की फॉर्म में आ रही है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, तो जो लाइट का क्वांटा है उसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन। तो गैमा रेज एक्चुअली फोटॉन्स हैं, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल फ्यू % स्पीड ऑफ लाइट से, इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.99 हमने देखा कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट।
और जो एग्जैक्ट गैमा रेडिएशन है वो फुल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं विद द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बट द लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, मार्क कर लें। द प्रोसेस ऑफ emitting alpha particle, beta particle and gamma radiation from the nucleus is called alpha decay, beta decay and gamma decay respectively and discussed below। अब भाई हमने इन तीनों तरह के डिकेज को ही पढ़ना है। जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है ना, जब वो कोई रेडिएशन इमिट करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो अल्फ़ा हो सकती है, वो बीटा हो सकती है, वो गैमा हो सकती है, तो डॉटर न्यूक्लियाई किस तरह का बनता है। सही। अब अल्फ़ा डिके जो है ना हमारे पास, देखें सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। नॉर्मल जब हम अल्फ़ा डिके पढ़ते हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं, कम आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखें इफ़ द न्यूक्लियस हैज़, अब जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, या आप ये कह सकते हैं इन न्यूक्लियॉन्स मोर प्रोटॉन देन द न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियॉन जो उनमें ज़्यादा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से। लेकिन यार यहाँ न्यूक्लियस का जिक्र है, इफ़ द न्यूक्लियस हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो, किससे, न्यूट्रॉन से, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिकम्स ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखें सिंपल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी, क्यों, प्रोटॉन ज़्यादा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डोमिनेट कर जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी थी बच्चों, थोड़ा याद करें, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, उन्होंने इन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को जोड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो ओवरकम कर रही है, ग्रेटर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो अब ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इन दिस केस द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, न्यूक्लियस क्या हो जाता है जी, अनस्टेबल, एंड इमिट अल्फा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव डिके। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, एंड अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द न्यूक्लियस लॉस 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द अल्फा डिके। कहता है जब अल्फा डिके होगा ना, तो न्यूक्लियस जो है उससे 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे, हैंस द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। अब 2 प्रोटॉन निकले तो जो एटॉमिक चार्ज नंबर है उसमें 2 का डिक्रीज आएगा। मैस नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन निकले, 2 न्यूट्रॉन निकले, तो मैस नंबर में 4 का डिक्रीज आएगा, वाइल इट्स मैस नंबर 8 डिक्रीजेस बाय 4। अल्फा डिके कैन बी रिटन एज इन जनरल फॉर्म। अब ये जो बेटा ये है ना, इसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस और ये है अल्फा पार्टिकल। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट को हम कैसे लिखते थे, एक्स ए जेड। ए क्या था जी, मैस नंबर, जेड क्या था, चार्ज नंबर। तो देखें जब हीलियम न्यूक्लियाई निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, तो मैंने कहा मैस नंबर में 4 डिक्रीज आएगा, तो जब हम डॉटर एलिमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे A-4। ठीक है, और चार्ज नंबर में 2 का डिक्रीज आएगा तो हम लिखेंगे Z-2 प्लस हीलियम 2-4। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, A-4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल, A आ गया, Z-2 प्लस 2, तो आंसर फिर आता है Z। तो ये मेरे पास जो है एक परफेक्ट इक्वेशन है जिसमें मैस नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व्ड है। ठीक है, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। तो देखें हेयर XAZ इज़ द पेरेंट न्यूक्लियस विच डिकेज इनटू द डॉटर न्यूक्लियस। अब XAZ जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस था जो कि डॉटर न्यूक्लियस में क्या हो गया जी, डिके हो गया बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल हीलियम 2-4। ठीक है, in the alpha decay it is experimentally observed that the number of nucleons A and electric charge are conserved। यही मैंने बात की जी, ये जो mass number है और charge number है वो conserved रहा। below is the example of alpha decay। ये किसकी एग्जाम्पल है जी, alpha decay की, रेडियम और रेडॉन की। आपके पास रेडियम है 226, ठीक है, रेडियम 88 226 emits an alpha particle and decays into a daughter nucleus। daughter nucleus बन रहा है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन 86 222। अब आप देखें जी रेडियम था 88 226। अब देखें जब ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा ना, तो जो इसका मैस नंबर है उसमें 4 डिक्रीज हो जाएगा, 226 माइनस 4 222 आ जाएगा रेडॉन पर।
और जो चार्ज नंबर है उस पर 2 डिक्रीज़ होगा, 88 माइनस 2 86 आ जाएगा जी रेडॉन पर, ठीक है। प्लस आ जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम 24। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है रेडियम का, ये रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ अल्फ़ा पार्टिकल बेटा रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इन द अबव न्यूक्लियर रिएक्शन द डॉटर न्यूक्लियस रेडॉन 86-222 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस रेडियम। अब वो कहता है अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें ना तो डॉटर न्यूक्लियस डिफरेंट है पेरेंट न्यूक्लियस से। दिस ट्रांजेक्शन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, कि पेरेंट न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाना। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। कहता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि जो मास है ना रेडियम का पेरेंट न्यूक्लियाई का, वो ज़्यादा है कंबाइंड मास ऑफ रेडॉन प्लस हीलियम यानी कि डॉटर प्लस अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। थस द टोटल मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ द डिके प्रोडक्ट इज लेस देन द मास एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड। अब वो कहता है कि जो आपके पास वैल्यू है ना टोटल मास एनर्जी की, वो प्रोडक्ट की ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियाइड है। ये पेपर में एमसीक्यू हो जाता है। तो अब ये कहाँ पर चली गई मतलब वैल्यू भाई, एक्चुअली ये मास एनर्जी इक्वेशन है ना इज इक्वल टू mc स्क्वायर से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए जो प्रोडक्ट का मास है ना वो कम है रिएक्टेंट के मास से। होना तो ये चाहिए था, लेट से यहाँ पर मास था, मिसाल दे रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल 20 kg, ठीक है, जबकि यहाँ हमने मैथ्स पढ़ा था AMU में एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर मैथ्स था इसका 20 kg। तो इसका मैथ्स था जी आपके पास 15 और इसका मैथ्स था 3, तो 15 + 3 18 kg। तो यहाँ पर 20 kg, यहाँ पर 18 kg, तो वो 2 kg मिसिंग मैस कहाँ गया, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, ठीक है। दिस डिफरेंस इन मास एनर्जी इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। उसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q, या हम उसे कहते हैं Q वैल्यू ऑफ डिके, वो इधर ऐड हो जाती है, ठीक है, जो भी प्लस या माइनस होगी, सही। नेक्स्ट है बेटा बीटा डिके। अब बीटा डिके दो तरह के हैं, नेगेटिव बीटा डिके एंड पॉजिटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन इमिट करता है, जबकि पॉजिटिव बीटा डिके में पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट होता है। नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, पॉजिटिव बीटा डिके में पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, जब जो आपका जो है पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा डिके, बीटा माइनस डिके एंड बीटा प्लस डिके। सबसे पहले है जी बीटा माइनस डिके। सम न्यूक्लियाइड्स हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो टू लार्ज। कहता है कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो टू लार्ज का मतलब है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना न्यूट्रॉन को चेंज करता है प्रोटॉन में, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से क्या बनते हैं, प्रोटॉन। तो जब वो प्रोटॉन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और साथ जो है उनके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, ठीक है। एंड आर द सोर्स ऑफ बीटा माइनस डिके। द बीटा पार्टिकल्स आर नॉट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो कहता है एटम में जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना वो नहीं है बीटा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस के अंदर से ही निकलते हैं बड़े ही थोड़े देर के लिए, ठीक है, बट दे आर क्रिएटेड विद इन द न्यूक्लियस एट द मोमेंट ऑफ एमिशन। बहुत थोड़े मोमेंट के लिए निकलते हैं बट न्यूक्लियस के अंदर से ही निकलते हैं। इन दिस प्रोसेस आ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू अ प्रोटॉन। अब ये डेफिनेशन आ रही है माइनस बीटा डिके की, ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो जाए प्रोटॉन में, प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, प्लस अनदर पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो विच इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, तो न्यूट्रिनो को न्यू से लिखते थे, तो एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से लिखते हैं। द न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल न्यू एंड द एंटी न्यूट्रिनो इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, ठीक है। तो द डिके प्रोसेस इज गिवन बाय, अब देखिए न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं N01, मैस नंबर 1, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए Z की जगह 0 आया है। अब न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में P11, ठीक है। अब प्रोटॉन का मैस है 1, चार्ज भी कितना है 1, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है जी इसका चार्ज आपके पास आ गया -1,
मैस नंबर तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आता ही नहीं उसमें, तो 0 प्लस ये न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो है। अब अगर हम इसको प्लस करके देखें 1 + 0 1, 1 - 1 0, तो भाई यहाँ पर भी चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी है। वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स चेंज टू प्रोटॉन एंड इन ऑर्डर टू कंजर्व चार्ज, कहता है ताकि चार्ज जो है ना वो कंजर्व रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो, इट इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब इमिट होता है तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, इमिट करता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, इन्हें ही हम कहते हैं भाई बीटा पार्टिकल्स, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके। सही। हाउएवर दे आर इनडिस्टिंगेजेबल फ्रॉम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कहता है कि ये जो है अलग है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये नहीं कह देना कि ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक, ये बात एक तो आपने याद रखनी है। बोथ द न्यूट्रिनो एंड द एंटी न्यूट्रिनो हैव 0 चार्ज। अच्छा, ये जो न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, इन पर चार्ज 0 होता है, पेपर पे एमसीक्यूज आ जाता है। एंड वेरी स्मॉल मैस, और इनका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है, विच इज़ वाई दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। तो इसको इसलिए वजह से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते व्हेन पासिंग थ्रू द मैटर। ठीक है, जब कोई मैटर से निकलते हैं या कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है। नो न्यूक्लियॉन्स आर लॉस्ट व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, कहता है कि जो न्यूक्लियॉन्स है ना उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए न्यूक्लियॉन्स क्या थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया तो मैस नंबर तो सेम रहा, एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए रिमेन द सेम, तो मैस नंबर सेम रहेगा, बट द चार्ज नंबर जेड चेंजेस, चार्ज नंबर में चेंज आया। ठीक है, वो कैसे आया, भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ा है ना, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनने से चार्ज बढ़ गया। अगर पहले लेट से चार्ज था 36, तो अब चार्ज हो जाएगा 37, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो मैस नंबर कंजर्व्ड रहता है बीटा डिके में, चार्ज नंबर कंजर्व्ड नहीं रहता। ठीक है, बट द चार्ज नंबर जेड चेंजेस, तो जेड चेंज होता है। बीटा डिके प्रोसेस कैन बी रिटर्न एज, अब ये देखें जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, एक्स ए जेड पेरेंट न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई में मैंने कहा मैस तो सेम रहेगा, एक ही जगह ए, बट चार्ज नंबर में एक बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे Z+1 प्लस इलेक्ट्रॉन E0 - 1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। सही। अब ये Z+1 क्यों आया कि मैंने बताया न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना, जिस वजह से चार्ज नंबर में एक का इजाफा हो गया। मैस नंबर में क्यों नहीं हुआ, मैस नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई आइडेंटिटी चेंज हुई है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, तो मैस नंबर तो उतने ही रहेंगे। अगर पहले फॉर एग्जांपल 60 थे तो अब भी 60 ही रहेंगे। सही। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द पेरेंट एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज ट्रांसमुटेटेड टू अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर Z+1। वो कहता है कि अबव इक्वेशन से हमें पता ये चला कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई था उसका एटॉमिक नंबर Z था, तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 है, डॉटर आप उसे एलिमेंट कह सकते हैं। एन एग्जाम्पल इन द आइसोटोप्स ऑफ थोरियम विच इज़ अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू प्रोटेक्टिनियम बाय बीटा एमिशन, द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। अब ये देखिए थोरियम जो है ना, थोरियम है 9239, ये कन्वर्ट हो रहा है जी प्रोटेक्टिनियम में। ठीक है, तो थोरियम का जो मैस नंबर है वो है 239, तो जो प्रोटेक्टिनियम का मैस नंबर है वो भी 239 है। बट अगर आप चार्ज नंबर देखें तो पेरेंट न्यूक्लियस में 90 था, डॉटर न्यूक्लियस में एक का इजाफा हुआ तो 91 हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। ठीक है जी। फिर एक इन्फॉर्मेशन है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द न्यूट्रिनो वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द वुल्फगैंग पोली इन 1930। ठीक है जी, तो कहता है न्यूट्रिनो को सबसे पहले जो प्रपोज किया था ना वो वुल्फगैंग पोली ने किया था 1930 में। ठीक है, ओबे द एनर्जी कंजर्वेशन, के भाई एनर्जी कंजर्व रहती है इन द बीटा माइनस एंड द बीटा प्लस डिके। लेटर इसके तकरीबन 22 से 23 साल बाद, ठीक है, इन 1953 न्यूट्रिनो वाज डिटेक्टेड बाय रेनिस एंड कॉन इन द हाई पावर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दो साइंटिस्ट थे जी, इन्होंने जो है न्यूट्रिनो को, जो पहले सिर्फ प्रिडिक्टेड था या प्रोपोज था पोली की तरफ से, इन्होंने उसको क्या कर लिया जी, डिटेक्ट कर लिया। ऑन दिस डिस्कवरी रेनिस रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1995। ठीक है जी, तो फिर इसे नोबेल प्राइज़ मिला गया न्यूट्रिनो की डिस्कवरी पर
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके भी सिंपल है जी। देखें, देयर आर आल्सो न्यूक्लियाइड्स दैट हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो टू स्मॉल। अब देखिए कहता है जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो टू स्मॉल है। अब मतलब ये है कि प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से या न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन से। सही है। देखिए n/p स्मॉल होने का मतलब है अगर मैं लिखूँ n/p <1 तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, बड़ा है। सही है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो स्मॉल है जी हमारे पास, मतलब कि हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है। तो अब प्रोटॉन कोशिश करेंगे कि वो न्यूट्रॉन में चेंज हों फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है। एंड इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन चेंज हो रहा है ना। ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को क्या करेगा, इमिट करेगा बीटा पॉजिटिव डिके में। ठीक है। द पॉजिट्रॉन ई प्लस हैज़ द सेम मैस। ठीक है। आइडेंटिकल मैस है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, बट चार्ज क्या है अपोजिट। एक पे नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन पे, इस पे पॉजिटिव है, बट इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। In this process, a proton in the nucleus decays into a neutron and a positron plus neutrino। अब नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इमिट हो रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ इमिट हो रहा था एंटी न्यूट्रिनो। सही है। जबकि यहाँ पर पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन के साथ क्या इमिट हो रहा है जी, न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है। सही। द जनरलाइज्ड डिके इज गिवन बिलो। अब देखें पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, XAZ, डॉटर न्यूक्लियस क्या है, XA। अब जो चार्ज नंबर है उसमें 1 डिक्रीज हो रहा है, वो कैसे, देखिए सिंपल है। यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन कम है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो साथ जो है एक पार्टिकल रिलीज हो रहा है न्यूट्रिनो। सही। पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब जब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो मैस नंबर तो सेम है, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, मैस नंबर सेम है। लेकिन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बनने से पहले चार्ज नंबर ज़्यादा थे, फॉर एग्जांपल 30 थे। अब जो ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना तो चार्ज नंबर तो कम हो गए, क्योंकि न्यूट्रॉन बन गया। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब तो वो प्रोटॉन रहा ही नहीं, अब वो क्या बन गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब वो न्यूट्रॉन बना तो चार्ज कम हो गया डॉटर न्यूक्लियस का, तो इसलिए यहाँ पर आएगा Z-1 प्लस पॉजिट्रॉन। और वहाँ था E0-1, यहाँ पे आएगा E0+1। वहाँ था न्यू बॉर, यहाँ पर न्यू आएगा सिर्फ। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिके ऑफ नियॉन इनटू फ्लोरीन बाय मीटिंग पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इज। अब देखिए जी नियॉन है 1019, जिसमें मैस नंबर चेंज जो है वो चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। जब ये फ्लोरीन बना 19 था नियॉन का, फ्लोरीन का भी 19 है। बट जो चार्ज नंबर था जब फ्लोरीन बना नियॉन तो चार्ज नंबर डिक्रीज हो गया 10 से 9। ठीक है। प्लस पॉजिट्रॉन प्लस जो है आपके पास न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। तो ये था जी हमारे पास अब तक पॉजिटिव बीटा डिके। नेक्स्ट है बेटा एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके। अब देखिए हमने जो है ना एनर्जी देखनी है वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि एक्चुअली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके पास फिक्स एनर्जी होती है या फिक्स एनर्जी नहीं होती। तो अगर मैं आपको बताऊं अल्फ़ा डिके की, तो अल्फ़ा डिके में बेटा ये होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल, जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से, उन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें अल्फ़ा डिके है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है रेडियम या रेडॉन में कन्वर्ट हुआ, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हुए। अब जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होंगे उनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला। ठीक है। तो ये जो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई था इसकी एनर्जी थी 100, डॉटर की 90 थी, अल्फ़ा की कितनी थी 10। नेक्स्ट जो भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा उसकी भी एनर्जी 10 होगी, उससे नेक्स्ट उसकी भी 10। मतलब जितने भी एनर्जी शेयर हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल में वो इक्वल अमाउंट में हो रही है। दे हैव डिस्क्रीट एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। सही है। मतलब कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है और जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी भी एनर्जी फिक्स है। तो हर केस में
कोई और भी अगर न्यूक्लियस होगा, तो फॉर एग्जांपल पोलोनियम अगर चेंज होता है डॉटर न्यूक्लियस में, प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं, तो जो उसका डॉटर होगा वो 70 लेगा, तो जो अल्फा पार्टिकल होगा वो 30 लेगा। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल उस केस में निकलेंगे वो सारे 30 30 30 30 30 पर ही निकलेंगे। अब ये देखेंगे हमारे पास ना डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज है अल्फा पार्टिकल की। एक्स एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी ली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब ये हमें बता क्या रहे हैं, देखें जब काइनेटिक एनर्जी 10 है, ठीक है, रेड कलर पे आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी 10 EV है, तो बेटा 10 अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जिनके 10 के 10 की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 EV। फिर बेटा 20 अल्फा पार्टिकल ऐसे रिलीज हुए हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, 20 EV। फिर बेटा 8 अल्फा पार्टिकल ऐसे रिलीज हुए हैं किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से कि 8 के 8 की एनर्जी कितनी है, 35 EV। अब देखें 8 के 8 न्यूक्लियाई की एनर्जी कितनी है, 35 EV। इट मीन दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। फिर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जो है वो बेटा आपके पास 22 क्या है जी, न्यूक्लियाई रिलीज़ हुए हैं, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। जब आपके पास रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हुआ है तो कितने हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज़ हुए हैं, 22 अल्फ़ा पार्टिकल जो है 22 के पास ही कितनी एनर्जी है, 40 EV 40 EV 40 EV। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना ये डिस्क्रीट एनर्जी रखते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं। ये बात इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। इन बोथ अल्फ़ा डिके एंड बीटा डिके फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियाइड, कहते हैं अगर हम किसी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रेडियो न्यूक्लियाइड की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा डिके और बीटा डिके जो है ना ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं किसी पार्टिकल। अगर कोई और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है तो उसके लिए अलग होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें अल्फ़ा डिके और बीटा डिके एक जैसी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, बट एनर्जी शेयर्ड अलग अलग होती है। यहाँ पे एनर्जी शेयर हो रही थी सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल में, बीटा डिके में कुछ एनर्जी न्यूट्रिनो ले जाता है, कुछ एनर्जी पॉजिट्रॉन ले गया, कुछ एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो ले गया, तो कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले गया। ये सारा हम आपसे नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे, ठीक है। इन एन अल्फ़ा डिके ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियाइड एवरी इमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल हैव द सेम शार्पली डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी। यही मैंने कहा है ना कि अगर 10 अल्फ़ा पार्टिकल निकले किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में तो 10 के 10 के पास एनर्जी कितनी थी, 10 EV 10 EV 10 EV। तो इसका मतलब है डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी है। When the number of alpha particle is plotted against kinetic energy, there are distinct spikes at appears on the graph, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें डिफरेंट स्पाइक्स, पीक्स नज़र आती हैं। यहाँ पर देखें तो 20 कितने थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। यहाँ पर देखें तो 8 ऐसे क्या थे अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जिनके पास 35 EV क्या थी जी, एनर्जी थी, ठीक है। दिस डेमोस्ट्रेट दैट द अल्फा पार्टिकल हैव डिस्क्रीट एनर्जी, तो पेपर में MCQ आ जाता है। हाउएवर तहम इन द केस ऑफ बीटा पार्टिकल एमिशन, बट बेटा बीटा पार्टिकल में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव बीटा डिके की तो देखें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और साथ एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। अब यहाँ पर एनर्जी शेयर्ड हो रही थी अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई में, यहाँ पर एनर्जी शेयर हो रही है डॉटर न्यूक्लियाई में प्लस जो इमिटेड पार्टिकल है, जैसे कि नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन है प्लस न्यूट्रिनो। अब यहाँ पर 3 चीज़ों के दरमियान एनर्जी शेयर हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक केस में एनर्जी जो है वो प्रोटॉन ने ली 70, इलेक्ट्रॉन ने ली 20, एंटी न्यूट्रिनो ने ली 10। नेक्स्ट में प्रोटॉन ले गया 30, इलेक्ट्रॉन ने ली 50, एंटी न्यूट्रिनो ने 20, अगेन सम 100। फिर प्रोटॉन ने बेटा 10 ली, इलेक्ट्रॉन कितनी ले गया जी 20, एंटी न्यूट्रिनो 70। फिर कोई ऐसा केस आया कि प्रोटॉन ने एनर्जी ली 50, इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी नहीं ली और एंटी न्यूट्रिनो ने 50, अगेन सम कितना आया 100। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं एनर्जी की, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी में भी नहीं है। यहाँ 20 थी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, यहाँ 50 है, फिर 20 है, कहीं 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं है एनर्जी की, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ बीटा एमिशन एनर्जी शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो, यही मैंने कहा ना कि बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान एनर्जी शेयर होती है, ठीक है, इन वेरिंग प्रोपोर्शन। वेरिंग प्रोपोर्शन ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, कि आंसर सम एक ही रहेगा
लेकिन वेरिंग प्रोपोर्शन में चेंज होगी। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनर्जी एंड द एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन एनर्जी हाउएवर इन एवरी केस रिमेन द सेम, रहेगी सेम अगर हम सम करें, लेकिन अलग अलग अमाउंट से शेयर होगी। Thus in beta decay the energy of electron or a positron may range from 0 to maximum value। अब आप अगर इसको देखें ना काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को, ये जो पर्पल वैल्यूज है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है 0, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन 20 फॉर एग्जांपल जो है वो बीटा पार्टिकल रिलीज हुए। फिर 30 ऐसे बीटा पार्टिकल रिलीज हुए जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 थी, सही है। फिर 18 ऐसे जो है आपके पास नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल रिलीज हुए जिनकी एनर्जी कितनी थी 20। 8 ऐसे रिलीज हुए जिनकी एनर्जी कितनी थी 30। तो आप ये देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी जो रेंज है वो 0 से मैक्सिमम है, 0 से 50 मैंने दिखाया है। When the number of beta particle is plotted against the kinetic energy, the graph shows a curve as shown in the figure। अब ये कर्व बन रही है, यहाँ पर कोई डेफिनेट पीक्स नहीं मिल रही हमें। दिस डेमोस्ट्रेट द बीटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हैव कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी अप्लाइज इन बोथ अल्फा एंड बीटा एमिशन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन है वो दोनों में रहेगी। अब लास्ट डिके है बेटा गैमा रेडिएशन। तो गैमा क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यूट्रल थी, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अब ना हमारे पास जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है, एक्साइटेड न्यूक्लियस को हम लिखते हैं स्टेरिक से, स्टार बनाते हैं ऊपर, XAZ स्टार, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। तो जब ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा ना तो ये जो स्टार है ये नहीं आएगा ऊपर, ठीक है, प्लस गैमा रेडिएशन, गैमा रे रिलीज होंगी, सही। अब जैसे यहाँ पर निकल की एग्जांपल है, निकल 2860 स्टार है, तो ये निकल 2860 प्लस गैमा रे रिलीज होंगे। तो ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राउंड स्टेट को। वेयर XAZ स्टार रिप्रेजेंट द एक्साइटेड न्यूक्लियस वाइल XAZ शोज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखें समरी है, द समरी ऑफ द नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन। ये सारी बेटा MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, नेचर है, टिपिकल सोर्सेज है, आयनाइजेशन है, आइंस पेयर्स, ठीक है, मिली पर मीटर इन एयर, रेंज इन एयर है, एब्जॉर्ब बाय एनर्जी स्पेक्ट्रम है, स्पीड। अब ये ना सबकी लिखी हुई है, अल्फा की, बीटा की, गैमा की। अब जैसे नेचर की बात करें तो अल्फा पार्टिकल आर द हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है 2e, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स थे क्या थे? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो इन पे चार्ज कितना होगा? -e या +e। गैमा रे क्या थी जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियाई विद नो चार्ज। अब सोर्स क्या है अल्फा पार्टिकल का? हमने देखा सोर्स जो है वो रेडॉन है, बीटा पार्टिकल का स्ट्रॉन्शियम है, जैसे गैमा का कोबाल्ट है, सही है। इसी तरह आयोनाइजेशन की बात करें तो अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, पेपर में MCQs आता है 10⁴ मतलब 10,000, ठीक है, मिली पर मीटर इन एयर। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल है वो हंड्रेड्स में करते हैं, गैमा जो है उनकी आयनाइजेशन कम है 1, ठीक है। रेंज इन एयर, अब रेंज इन एयर की बात करें पेनिट्रेशन की, तो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन ज़्यादा थी तो पेनिट्रेट कम करते हैं, सेवरल सेंटीमीटर है जस्ट, ठीक है, जबकि बीटा पार्टिकल सेवरल मीटर तक जाते हैं। और बेस्ड इनवर्स केयर लॉ, गैमा पार्टिकल की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन सबसे कम थी। एब्जॉर्ब बाय, अल्फा पार्टिकल पेपर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बीटा पार्टिकल एलुमिनियम शीट से एब्जॉर्ब होते हैं 1 से 5 मिलीमीटर, और गैमा रेस जो है ये लेड शीट जो है 1 से 10 सेंटीमीटर की इन्हें क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर में MCQs आती हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करें तो इमिटेड विद द सेम एनर्जी, अल्फा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल मैंने कहा कंटिन्यूस है तो वेरिएबल एनर्जी आपके पास आती है, ठीक है। वेरिएबल एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी वेरी करती है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसे ही बनता है ना कि कहीं पे बीटा पार्टिकल को कम एनर्जी मिली, कहीं पे ज़्यादा मिली, ठीक है। इसी तरह गैमा की भी वेरिएबल एनर्जी है। स्पीड की बात करें तो मैंने कहा था अल्फा पार्टिकल जो है इनकी स्पीड few % है स्पीड ऑफ लाइट से, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। बीटा पार्टिकल्स की 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। और गैमा रे तो खुद ही क्या है? लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। स्टिल बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।